दोस्तों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा को और हम सगुण काव्य धारा को हमने पढ़ा था, लेकिन दोस्तों हम आज की वीडियो में हम रीति काल को पढ़ेंगे। ध्यान देना है, रीति काल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रीति शब्द के अभिप्राय को, रीति शब्द के आशय को और रीति शब्द के अर्थ को हम समझ लेते हैं। ध्यान देना है, रीति का अर्थ है प्रणाली, काव्य रीति, काव्य परिपाटी। इस काल में रीति काल को रीति काल हमने इसलिए कहा क्योंकि लक्षण बताने व उदाहरण देने की प्रवृत्ति, परंपरा या रीति इस काल में दिखाई दी, इसलिए इसका नाम रीति काल रखा गया। ध्यान देना है, अब हम रीति काल की समय सीमा को थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान देना है, रीति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से 1900 मानी जाती है, लेकिन यदि हम सन को जानना चाहें तो हम संवत 1700 में से जब हम 57 साल घटा देते हैं तो हमको 1643 सन मिल जाता है, और 1900 में जब 57 घटाते हैं तो हमें 1843 सन मिल जाता है। इस प्रकार से इसकी समय सीमा स्पष्ट हो जाती है। और ध्यान देना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। ध्यान देना है, इस प्रकार से हम रीति काल के नामकरण को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान देना है, रीति काल के नामकरण में हम रीति काल किसने कहा? रीति काल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और अलंकृत काल को रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, और रीति काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा, और रीति काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल ने कहा। इस प्रकार से हमें रीति काल के नामकरण को हमने अच्छे तरीके से जाना। और ध्यान देना है, अब हम रीति काल को और सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए और जानने के लिए हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीति मुक्त। वैसे तो रीति काल के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं केशवदास। क्यों? क्योंकि केशवदास की जितनी रचनाएं हैं बहुत ही क्लिष्ट हैं, बहुत आसान नहीं है, इसलिए केशवदास को हम इस काल का सबसे मुख्य कवि मानते हैं। लेकिन ये भी ध्यान दें, केशवदास को क्यों मानते हैं मतलब प्रसिद्ध कवि या मुख्य कवि? क्योंकि केशवदास की जितनी भी रचनाएं हैं सब बहुत ही क्लिष्ट हैं। और ध्यान देना है, केशवदास को इस काल का भूत कहा जाता है, केशवदास को रीति काल का प्रेत कहा जाता है, केशवदास को इस काल का शैतान कहा जाता है। अर्थात इनको कुछ भी कह सकते हो, कठिनता के सेंस में कहने का मतलब होता है। इस प्रकार से केशवदास जो है इस पूरे रीति काल में पूरी तरीके से छाए हुए हैं, लेकिन तब भी हम रीतिबद्ध कवि को, रीति सिद्ध कवि को और रीति मुक्त कवि को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब समझते हैं रीतिबद्ध है क्या। ध्यान देना है, कह रहे हैं कि जो कवियों ने या जिन कवियों ने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की उन्हें आचार्य कवि अथवा रीतिबद्ध कवि कहा गया। फिर से समझ लो, जो कवि या जिन कवियों ने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की उन्हें आचार्य कवि अथवा रीतिबद्ध कवि कहा गया। जिनके अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं? जैसे केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, देव, मतिराम, भिखारीदास, कुलपति मिश्र। हम इनका नाम भी लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा केशवदास, मतिराम, भिखारीदास, ध्यान दें, केशवदास, मतिराम और भिखारीदास। कौन कौन हुआ? केशवदास, मतिराम, भिखारीदास। पद्माकर, देव और कुलपति मिश्र। पद्माकर, उसके बाद देव, पद्माकर, देव और कौन है? फिर से देखो, केशवदास, मतिराम, भिखारीदास, पद्माकर,
देव, कुलपति मिश्र और चिंतामणि। कुलपति मिश्र और चिंता ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान देना है। अब रीत सिद्ध कवि कौन है? रीत सिद्ध कवि वह कवि होते हैं जो कवियों ने लक्षण ग्रंथ को न लिख करके लक्षणों को ध्यान में रखकर रचनाएं की। कहने का मतलब होता है किसी स्त्री के रूप का वर्णन। कहने का मतलब होता है राजाश्रित कवि होते थे, अर्थात राजा के यहाँ होते थे, तो राजा के आनंद के आधार पर ये क्या करते थे, यह अपनी मतलब कविता को रचते थे या कविता को लिखते थे या कविता की रचना करते थे। ध्यान देना है, इसलिए वह राजाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद पर जा सकते थे। कहने का मतलब है कि अपनी लेखनी को बेच सा दिए थे। कहने का मतलब होता है वह धन के लिए गाते थे, इसलिए धन को। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आदर्श महिलाएं थी उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है कि जो मेरी आदर्श महिलाएं थी यह उनके भी रूप को गाना शुरू कर दिया या रूप का वर्णन करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इनको महसूस हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तरह की रचनाओं को उसने रचना करना बंद कर दिया। बात समझ गए ना? तो कहने का मतलब है, और इन कवियों ने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पर ध्यान दिया। कला पक्ष और भाव पक्ष पर दोनों पर ध्यान दिया। इस काल के जो कवि हैं वह बिहारी हैं, वृंद हैं, कृष्ण कवि हैं और रसनिधि हैं। तो कहने का मतलब इस काल के कौन कौन कवि हैं? बिहारी हैं, रसनिधि हैं, उसके बाद वृंद हैं, बिहारी, रसनिधि, वृंद। कहने का मतलब मुख्य कवि तो बिहारी ही माने जाते हैं। जैसे जो मुख्य कवि जो हैं वह बिहारी ही माने जाते हैं। और एक कवि और है कृष्ण कवि। इसके बाद हम रीत मुक्त कवि को समझ लेते हैं। अब रीत मुक्त कवि कौन है? ध्यान देना है, जब रीत सिद्ध जो कवि थे इनको लगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं अर्थात आदर्श हमारी जो नारियां हैं हम उनके ऊपर भी हम रचना कर डाल रहे हैं, तो इनको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। इन्होंने जब रचनाओं को करना बंद कर दिया तो और स्वतंत्र रूप से गाना शुरू कर दिया, तो वह जो है रीत मुक्त कवि कहलाने लगे। कहने का मतलब होता है कि जो कवि परंपरा से हट करके मतलब लक्षणों से हट करके मतलब रचना करने लगे और स्वतंत्र रूप से गाने लगे और स्वतंत्र रूप से लिखने लगे, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। जैसे ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, भूषण और सूदन। कहने का मतलब होता है इन कवियों ने भक्ति, नीति, प्रेम, वीरता, श्रृंगार आदि विविध विषयों पर मतलब अपने काव्य की रचना की। इस प्रकार से हमने रीत मुक्त को भी मैंने समझ लिया। ध्यान देना है, इस काल के कौन कौन कवि हैं हम इनको लिख लेते हैं। जैसे ठाकुर, बोधा, आलम, मैंने लिखा ठाकुर, बोधा, आलम, ठाकुर, बोधा, आलम, उसके बाद भूषण। इस काल के मुख्य कवि जो है जान लीजिए कि आप भूषण और बोधा को मान लीजिए कि वह भूषण और बोधा जो है मुख्य कवि माने जाते हैं। और इसमें घनानंद और सूदन का भी नाम आता है। घनानंद और सूदन
का भी नाम आता है। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि मतलब रीति मुक्त के कवि कौन हुए, ठाकुर, बोधा, आलम, भूषण, घनानंद और सूदन। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि कौन है। रीतिबद्ध कवि है केशव दास, मतिराम, भिखारी दास, पद्माकर, देव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, ये सॉरी गलती होगी थोड़ा सा, चिंतामणि। तो ध्यान देना है। उसके बाद बिहारी, रसनिधि, बृंद, कृष्ण कवि। उसके बाद रीति मुक्त में कौन कौन है, ठाकुर, बोधा, आलम, भूषण, घनानंद और सूदन। इस प्रकार से हम रीतिकाल के तीनों कवियों को मतलब रीतिबद्ध भी, रीति सिद्ध भी और रीति मुक्त कवियों को मैंने अलग अलग रूपों में देख लिया। ध्यान देना है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस काल के कवियों की और इस काल की रचनाओं पर हम विशेष ध्यान देंगे। ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।